हेलो फ्रेंड्स। और टुडेस टॉपिक इज सिक्योरिटाइजेशन। आज हम सिक्योरिटाइजेशन के ऊपर बात करेंगे। सिक्योरिटाइजेशन एक्ट, जिसे हम सरफेसी एक्ट भी कहते हैं, एंड सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, ये उसका पूरा नाम है। एक एग्जाम्पल के जरिए शुरुआत करते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। एक्स टू बिजनेस लोन फ्रॉम बी बैंक, ही मॉर्गेज फैक्ट्री एज अ सिक्योरिटी टू द लोन। एक्स ने बी बैंक से बिजनेस लोन लिया और फैक्ट्री मॉर्गेज रखी। फैक्ट्री बंद हो गई, कोई भी वजह हो सकती है। लोन डिफॉल्ट में आ गया, सेटल करने की कोशिश करी, नहीं हुआ। द बैंक सोल्ड द फैक्ट्री, बैंक ने अपने बकाये की वसूली के लिए बेच दी, फैक्ट्री बेच दी और रिकवरी कर ली पैसे की। ये जो ट्रांजेक्शन है जो यहाँ दिख रहा है, ये एक एस्पेक्ट है सरफेसी एक्ट का, जिसके जरिए बैंकों को स्पेशल पावर्स है। तो बैंक जो है वो, अगर मॉर्गेज सिक्योरिटी होगी जिसके ऊपर चार्ज क्रिएट होगा, हिपोथिकेशन होगा या मॉर्गेज होगा या कोई भी चार्ज सिक्योरिटी होगी, वो बैंक जो है वो बेच सकता है। उसे कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। वो चार्ज होना चाहिए, सिक्योरिटी इंटरेस्ट उस पर क्रिएट होना चाहिए। इसी पर आधारित है हमारा आज का सेशन, सिक्योरिटाइजेशन, जिसे हम सिक्योरिटाइजेशन एक्ट, सर्वेसी एक्ट, या फिर सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के नाम से जानते हैं। तो अभी हमने देखा कि बिजनेस लोन लिया, बिजनेस लोन में फैक्ट्री मॉर्गेज रखी, बिजनेस लोन पे नहीं कर पाया, फैक्ट्री कुछ कारण से बंद हो गई, बैंक ने रिकवरी कर ली। ये एक सिंपल जो प्रोसेस है ये हुआ, बट इसके पीछे काफ़ी कुछ प्रोसीजरल एस्पेक्ट रहा होगा, काफ़ी इसमें प्रोसीजर कंप्लाई करना पड़ा होगा बैंक। तो इसीलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये सेशन हम अभी ले रहे हैं। एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स की अगर अब बात करें, तो जो एक्ट का ऑब्जेक्टिव्स है वो है, ये एक्ट लाया इसीलिए गया था कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने हिसाब से दे कैन सेल दी सिक्योर्ड एसेट्स विदाउट कोर्ट्स इंटरवेंशन, कोर्ट के बिना वो बेच सकते हैं। उनको ये एक टूल दिया गया जिसके जरिए वो अपनी रिकवरी कर सकते हैं लोन की, जो लोन डिफॉल्ट में है। इसके अलावा इस एक्ट का पर्पस है, इट रेगुलेट्स द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। ये भी हम देखेंगे सिक्योरिटाइजेशन क्या है और रिकंस्ट्रक्शन क्या है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है। एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, मतलब जो अभी जो हमने बात करी ये एनफोर्समेंट में ही आ गया। मतलब अगर आपके पास कोई मॉर्गेज प्रॉपर्टी है या है हाइपोथिकेटेड या चार्ज प्रॉपर्टी है, तो आप बेच सकते हो। ये एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट का पार्ट। इस तरह से अभी हमने क्रिएटेड इन फेवर ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ये देखा है। ठीक है, हम अभी दो पार्ट में इसे देख सकते हैं। एक तो सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, जो कि पहली साइड है, पहली पार्ट है। और दूसरे पार्ट में एक्चुअल में जब मॉर्गेज किया होगा तो उसको बेच के कैसे रिकवर किया जा सकता है। तो हम दोनों पार्ट देखेंगे। और इसमें काफ़ी मान लो जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट रहेगा वो विल ट्राई टू एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड इजीली। डेफिनेशन की अगर बात करें तो हम डेफिनेशन थोड़ा देर के बाद जाएंगे। जैसे जैसे हम इसको देखने की कोशिश करेंगे तो कुछ वर्ड्स आएंगे, वो डिफाइन किए हुए, वो उसका मीनिंग हम जानेंगे। इसीलिए डेफिनेशन को हम जब प्रोविजंस देखेंगे तो साथ में देखेंगे। एनी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, सेक्शन 5 जो है वो इस एक्ट का बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहता है कि any asset reconstruction company may acquire financial assets of any bank or financial institution by issuing a debenture, bond or any other security in the nature of debenture। यानी वो क्या कर सकता है, सेक्शन 5 के हिसाब से एनी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एनी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। नाउ अभी हम देखेंगे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या है।
डेफिनेशन देखते हैं, यहाँ पे दी है डेफिनेशन दी है यहाँ पे सेक्शन 2BA में। इट इज अ कंपनी रजिस्टर्ड विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग बिजनेस ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन और सिक्योरिटाइजेशन और both। अभी हम देखेंगे एसेट रिकंस्ट्रक्शन क्या है। एक कंपनी है, उसको बिजनेस के लिए लाइसेंस दिया है, उसको बिजनेस के लिए परमिशन दिया है आरबीआई ने, रजिस्टर्ड हुआ है वो आरबीआई के साथ कंपनी। तो वो कौन सा बिजनेस करने के लिए, टू कैरी आउट द एक्टिविटी ऑफ एक्वायरिंग एनी राइट or interest of any bank or financial institution in any financial assistance by any asset reconstruction company with a view to realize such financial assistance। इसका मतलब यह है एसेट रिकंस्ट्रक्शन की जब बात आ रही है तो जो राइट और इंटरेस्ट है किसी बैंक का एक फाइनेंशियल असिस्टेंस के बीच में, फाइनेंशियल असिस्टेंस मीन्स जो लोन दिया है उसमें जो इंटरेस्ट है वो जो है वो ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लेगी। तो इन ऑर्डर टू रियलाइज दैट इसे हम कहेंगे एसेट रिकंस्ट्रक्शन, और जो वो काम करती है वो है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, द जॉब ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इज टू लुक आफ्टर द एसेट रिकंस्ट्रक्शन। मतलब एनी राइट और इंटरेस्ट कोई बैंक का फाइनेंशियल असिस्टेंस में है तो वो विद व्यू टू रियलाइज, उसमें रियलाइज करने के हिसाब से, उससे रिकवरी लाने के हिसाब से दे हैव टू वर्क टुवर्ड्स दैट। तो ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन हो गया। और अभी हम देखेंगे सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन स्टैंडर्ड एसेट का भी होता है और इट मीन्स एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स बाय एनी एआरसी। अभी हम एआरसी कहेंगे, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को हम एआरसी कहेंगे, ठीक है। तो इट मीन्स एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है, बाय एनी एआरसी फ्रॉम एनी ओरिजिनेटर। अभी ओरिजिनेटर कौन है वो भी हम देख लेंगे। ओरिजिनेटर हियर इज अ बैंक, जिसके पास सही है लोन, जिसके पास है, वेदर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, वेदर बाय रेजिंग ऑफ फंड बाय सच एआरसी फ्रॉम क्वालिफाइड बायर बाय इश्यू ऑफ सिक्योरिटी रिसिट्स रिप्रेजेंटिंग अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन सच फाइनेंशियल एसेट्स और अदरवाइज। ये जो सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस है, इसमें अगर सिक्योरिटीज लेना है, एक पूल बनाया एक सिक्योरिटीज का, बहुत सारा लोन्स का एक अगर एक बनता है, तो मान लो एक कार का पोर्टफोलियो है, इफ दैट इज टू बी परचेस्ड अक्वायर्ड, तो क्या होगा, वो किसके थ्रू, अगर एआरसी अगर वो परचेस करेगी किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो अगर परचेस करेगी, मान लो बैंक से एक कार का पोर्टफोलियो अगर वो परचेस करती है एआरसी, तो फिर वो फंड कहाँ से लाएगी, उसको फंड के लिए जो है क्वालिफाइड बायर के पास जाना पड़ेगा और वो सिक्योरिटी रिसिट उसके अगेंस्ट में इशू करेगी एआरसी। तो ये जो सिक्योरिटाइजेशन का मतलब है ये भी वही मतलब है, बट ये पोर्टफोलियो से डील करता है, बाइंग द पोर्टफोलियो, एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स बाय एनी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। देयरफॉर एनी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी फ्रॉम एनी ओरिजिनेटर, ओरिजिनेटर कौन होगा, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की हम जब बात करते हैं तो उसमें इनकम आना बंद हो जाता है, इंटरेस्ट आना बंद हो जाता है, इसीलिए हम उसे एनपीए कहते हैं। और वो आरबीआई गाइडलाइन के हिसाब से क्लासिफाई होना चाहिए, एन एसेट और लोन अकाउंट ऑफ अ बोरोवर व्हिच हैज बीन क्लासिफाइड एज सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट इन द बुक्स ऑफ बैंक। इट मींस स्टैंडर्ड नहीं है, जो स्टैंडर्ड नहीं है वो एनपीए है। एनपीए कौन से कैटेगरी में हो गया, वो हो गया सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ओब्लाइजर इज अ पर्सन लाइबल टू द ओरिजिनेटर, इट मीन्स ये बोरोवर ही हो सकता है, जिसको भी ओरिजिनेटर बैंक को पैसा देना है वो ओबलाइजर हो जाएगा, टू पे फाइनेंशियल एसेट्स और टू डिस्चार्ज एनी ऑब्लिगेशन जो भी है। ओरिजिनेटर हमने देखा है कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो जाएगा जिससे एआरसी अक्वायर कर रहा है पोर्टफोलियो। फाइनेंशियल असिस्टेंस जो लोन है वही, हम ज़्यादातर लोन को एक कंसिडर करते हैं, लोन और एडवांसेस सैंक्शन, एनी डिबेंचर्स, बॉन्ड्स सब्सक्राइब, एनी गारंटी गिवन, लेटर्स ऑफ क्रेडिट एस्टेब्लिश्ड और एनी अदर क्रेडिट फैसिलिटी। ये इन चीज़ों को हम, इट ऑल्सो इंक्लूड्स फंड गिवन टू अक्वायर एनी टेंजिबल एसेट्स ऑन हायर परचेस और फाइनेंशियल लीज।
तो दिस वे ये फाइनेंशियल असिस्टेंस 2K में डिफाइन किया। बैंक तो पता है हमको, बैंक इज डिफाइंड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। इट मीन्स बैंकिंग कंपनी है तो सेक्शन 5C में बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन है। इट मीन्स अ बैंकिंग कंपनी और अ करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक और द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और सब्सिडरी बैंक और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और सच अदर बैंक विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। ये बैंक का हमने देख लिया। डिफॉल्ट की अगर हम बात करें तो जब लोन आना बंद हो जाता है, लोन रिपेयर नहीं होता है, तो वो डिफॉल्ट में चले जाता है। तो डिफॉल्ट का मतलब नॉन पेमेंट ऑफ एनी लाइबिलिटी। ये सिंपल मीनिंग इसका हो गया कि पैसा नहीं आ रहा है, जो आना चाहिए टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से, सैंक्शन के हिसाब से पैसा नहीं आता है। नॉन पेमेंट ऑफ एनी लाइबिलिटी मीन्स दैट इज एनी अदर, और इसके अलावा एनी अदर सम पेबल बाय द बोरोवर टू पे टू एनी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स रिजल्टिंग द अकाउंट ऑफ द सेड बोरोवर इज कैटेगराइज्ड एज एनपीए। अगर एक आरबीआई ने जो नंबर ऑफ डेज दिए या मंथ्स दिए, उन दिनों तक पैसा नहीं आया, तो देन इट इज क्लासिफाइड एज एनपीए एंड अकॉर्डिंगली दैट इट इज कॉल्ड द स्टेटस ऑफ द अकाउंट इज डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में चले जाता है। इसी तरह से डिबेंचर ट्रस्टी का भी सेम रहेगा। नॉन पेमेंट ऑफ एनी डेट और एनी अदर अमाउंट पेबल बाय द बोरोवर रिलेटिंग टू डेट सिक्योरिटीज आफ्टर नोटिस ऑफ 90 days issued by the debenture trustee and any such authority in whose favor security interest is created requiring the borrower to pay the dues। सेक्शन 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने पहले लिए थे अभी हम फिर से इस पे आ रहे हैं कि वो क्या है। एआरसी को हमने देख लिया। एआरसी क्या करती है? एआरसी का वो बिजनेस है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का बिजनेस है। कौन सा बिजनेस है? टू डील विद एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटाइजेशन। मीन्स अक्वायर करना है, जो इधर इट इज सिक्योरिटाइजेशन है या फिर रिकंस्ट्रक्शन है, दोनों केस में एसेट्स लेना है और उसको रियलाइज करने के हिसाब से, उसके ड्यूज रियलाइज करने के हिसाब से उसको डील करना है। तो दिस इज हाउ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी मे एक्वायर फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाय इशूइंग डिबेंचर। यहाँ पे हमने बात की है। दूसरी बात ऐसी है, द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी मे ऑल्सो अक्वायर राइट्स और इंटरेस्ट इन एनी फाइनेंशियल एसेट्स बाय एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद सच लेंडिंग इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स इन इट्स फेवर। वो डायरेक्ट ले सकती है और कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इट कैन बाय। अगर वो पोर्टफोलियो बाय करती है तो क्या हो जाएगा? इट शैल बी डीम्ड इट शैल बी डीम्ड टू बी द लेंडर इन रिलेशन टू सच एसेट्स। तो वो लेंडर कहलाएगा, कंपनी लेंडर कहलाएगी। इट में फाइल एन एप्लीकेशन फॉर द पर्पज ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ, उसका नाम जो है वो, जो बैंक का नाम होगा वो जाएगा और एआरसी का नाम उस पर आ जाएगा। जहां भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स पेंडिंग होगी वो सभी में वो सब्सटीट्यूशन के लिए ना एप्लीकेशन कर सकता है, कंपनी कर सकती है और वो चेंज हो जाता है। मेजर्स ऑफ एसेट, कौन से मेजर्स लेती है एसेट रिकंस्ट्रक्शन जो है, मतलब एसेट रिकंस्ट्रक्शन के कौन से मेजर्स हो गए जो जिसे हम कहेंगे कि इससे एसेट जो है वो रिकंस्ट्रक्ट होगी। मतलब एसेट रिकंस्ट्रक्शन का पर्पस सर्व कब होगा? जब ये सेक्शन 9 के हिसाब से अगर मेजर्स लेंगे तो। अभी इसमें इंश्योरिंग प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ बोरोवर्स बिजनेस और बाय चेंजिंग और टेकिंग ओवर मैनेजमेंट ऑफ हिज बिजनेस। बोरोवर ठीक नहीं कर रहा है, देन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कैन हेल्प। सेलिंग और लीजिंग फॉर अ पार्ट और होल ऑफ द बोरोवर्स बिजनेस, दिस इज बिजनेस। सो रीशेड्यूलिंग द पेमेंट ऑफ डेट्स, रीशेड्यूल करना है डेट्स को। इन्फोर्सिंग द सिक्योरिटी इंटरेस्ट, जो हमने एक बात कही है कि एसेट सेल करना है। फैक्ट्री बंद हो गई तो क्या करेंगे? सेल करेंगे। कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट ऑफ ड्यूज पेबल बाय द बोरोवर, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट कर सकते हैं। टेकिंग पोजीशन ऑफ सिक्योर्ड एसेट्स, जैसा हमने बोला है, एनफोर्सिंग द सिक्योरिटी इंटरेस्ट। Converting any portion of debt into shares. These are the things these are the measures which are known as measures for asset reconstruction। इससे क्या होगा? उसको बिजनेस जो है वो रिवाइव हो सकता है एंड इट कैन रिस्टार्ट एंड देन जो ड्यूज है उसको प्रॉब्लम नहीं आएगा। दिस इज व्हाट द एसेट रिकंस्ट्रक्शन, ensuring proper management, selling or leasing of a part or whole of the borrower's business to get the recovery or to do something in order to revive the company, schedule the repayment of loan so that bank also can get the money।
अदर फंक्शंस में लाइक उनका फंक्शन ये भी हो सकता है एआरसीज का, दे कैन एक्ट एज एजेंट फॉर बैंक्स to recover the dues. They can have that sort of mediation sort of things, wherein they can be like from both sides. They can negotiate and it can be settled. They can act as a manager, referred to in manager in the sense to manage the business of the borrower. It is required, and the company may act as receiver. They may act as a receiver. They may act as if appointed by any court or tribunal. This is the with regard to so far as the part of functions of ARCs. This is first part. Now second part में अगर हम बात करेंगे तो for the purpose of enforcement of security interest आ गया. Procedure for taking possession and sale of secured assets. डिमांड नोटिस इश्यू करेंगे. सबसे पहले डिमांड नोटिस इश्यू, मान लो फैक्ट्री के केस में नंबर 1 जो एग्जांपल देखा उसमें एक्स ने लोन लिया, प्रॉपर्टी मॉर्गेज किया. नाउ द कंपनी इज क्लोज, कंपनी क्लोज हो गई, फैक्ट्री क्लोज हो गई. तो अभी क्या होगा, बैंक विल इशू डिमांड नोटिस. बैंक ने नोटिस इशू किया, 60 डेज की टाइम दिया. 60 डेज का टाइम होता है डिमांड नोटिस में. देन ऑन रिसीट ऑफ द नोटिस द बोरोवर शुड नॉट डील विद द, इसमें एक प्रोविजन है जिसके थ्रू बोरोवर ने अगर वो रिसीव कर लिया नोटिस तो उसके बाद ही शुड नॉट डिस्पोज ऑफ डील विद द एसेट्स बिकॉज इट अमाउंट्स टू अटैचमेंट. दिस इज विद रिगार्ड टू रिप्लाई टू द बोरोवर से. अगर बोरोवर ने रिप्लाई दिया तो उसको रिप्लाई देना बैंक का एक ड्यूटी है. दैट इज अंडर रूल 3A ऑफ द सरफेसी रूल्स. इफ द बोरोवर आफ्टर रिसीविंग द नोटिस मेक्स एनी रिक्वेस्ट, सबमिट एनी, उसका ग्रीवेंस हो सकता है, कंप्लेंट हो सकता है कुछ, तो दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड. This is required. And then take recourse to any or more of the measures. 4 measures इसमें दिए हैं, उसमें से चारों ले सकता है बैंक या फिर एनी ऑफ द ऑथोराइज्ड ऑफिसर. जो बैंक का ऑफिसर रहेगा वो ऑथोराइज्ड ऑफिसर ही स्टेप्स लेता है. सो ही विल ऑब्टेन पोजेशन. ठीक है, आफ्टर अगर आपने क्या किया, डिमांड नोटिस दे दी, 60 डेज हो गए, इन बिटवीन कुछ रिप्रेजेंटेशन आया, वो आपने रिवर्ट किया, रिस्पॉन्स दे दिया, बट इवन आफ्टर 60 days नथिंग हैज हैपन. then what is the remedy available to the bank? Obtain possession of movable and immovable securities by issuing possession notice and drawing a पंचनामा. जो भी होगा पोजेशन लेना पड़ेगा. पोजेशन लेना है, पोजेशन लेते हो पोजेशन नोटिस सर्व करनी पड़ेगी. टेक ओवर द बिजनेस, अपॉइंट मैनेजर जो भी होगा टू लुक आफ्टर दैट प्रॉपर्टी, जो अभी हमने देखा इसके पहले. इशू नोटिस टू द पर्सन क्लेमिंग टू बी द बायर. इफ समवन इज ऑक्यूपाइंग दैट प्रॉपर्टी तो उसको नोटिस दे सकते हैं. these are the things which are required to be done by the authorized officer. After obtaining possession to proceed for sale of the secured assets. इसके लिए टेक वैल्यूएशन. मूवेबल एसेट्स है तो इन्वेंट्री भी लेना है, इन्वेंट्री एंड वैल्यूएशन. इमूवेबल है तो टेक वैल्यूएशन. सर्विस सेल नोटिस, सेल नोटिस 30 डेज का सेल नोटिस देना है, पब्लिश भी करना है. इशूइंग देन सर्टिफिकेट ऑफ सेल, दैट इज द लास्ट थिंग. बट आफ्टर गिविंग 30 डेज सेल नोटिस, इफ ही पेज मनी तो फिर मैटर क्लोज हो जाता है बिफोर पब्लिकेशन. एंड इफ ही डजंट डू दैट देन बैंक कैन इशू सर्टिफिकेट इन द नेम ऑफ बायर. अभी इसके लिए क्या करेगा बैंक, क्या करेगा, मोड्स ऑफ कंडक्टिंग सेल प्रोसीडिंग्स एज पर रूल 8(5). इस तरह से इनवाइट्स कोर्ट्स फ्रॉम पर्सन्स. अगर सेम स्ट्रीम सेम इसमें बिजनेस में कोई पर्सन है तो ही कैन बी इंटरेस्टेड इन बाइंग दैट फैक्ट्री. सपोज दैट फैक्ट्री इज हैविंग सम बिजनेस and another person is also interested in doing that business, so he can otherwise invite tenders or bids from the public. अगर नहीं मिलता है ऐसा पर्सन जो आपको वो वैल्यू दे, रिजर्व प्राइस दे, तो वो नहीं होगा. कंडक्ट पब्लिक ऑक्शन, प्राइवेट ट्रीटी. ये 4 में से जो भी बेस्ट ऑप्शन है वो अडॉप्ट करना है. जनरली इनवाइट टेंडर्स, बिड्स फ्रॉम द पब्लिक एंड कंडक्ट पब्लिक ऑक्शन, और ये ऑप्शन इज टेकन इनटू अकाउंट. एप्लीकेशन टू द डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल अगेंस्ट द मेजर्स टेकन बाय द सिक्योरिटी क्रेडिटर्स. अगर 13(4) में ये मेजर्स लिए हैं और authorized officer of the bank has taken the measures,
which according to borrower or guarantor is not appropriate. तो वो क्या करेगा? He can go to the DRT and file application that is known as securitization application. Securitization application वो कोई भी ग्राउंड पे जो उसको लगता है वो ग्राउंड पे वो फाइल कर सकता है if he feels that there is some sort of injustice has happened to him, तो फिर वो कर सकता है, but he has to give detailed reasoning for that. In case section 17 application is filed on valid grounds to make it acceptable and tenable, it serves the purpose. Otherwise वो purpose serve नहीं करेगा. There has to be some good grounds. Appeal to DRT, appeal to debt recovery appellate tribunal is there, right? तो हमने डेट रिकवरी जो सेशन लिया था उसमें DRT के बारे में बात की है. Any person who is not happy, with not satisfied with the order of the DRT can file appeal in DRT, and an appeal should be filed within a period of 30 days from the date of receipt of such order. It is provided that such appeal would be entertained on deposit of 50% of the debt, which the tribunal may reduce to 25% after recording the reason for that. Caveat के बारे में एक important provision ये है 18C में, section 18C में. If अगर ऐसा महसूस होता है anybody 17(1) मतलब जो अभी securitization एप्लीकेशन देखा 17A pertains to Jammu and Kashmir and 18(1) pertains to this appeal, and again 18B pertains to the appeal to be filed in the by the borrower of J&K, Jammu and Kashmir. तो 17(1) and 18(1) का जो बात है generally we are now generally speaking so far as the securitization application and appeal अगर फाइल होता है और ये secured creditor या the person who is claiming, any person claiming a right to appear before the tribunal, जिसको लगता है कि उसका भी उसमें इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, such person can go and file caveat. मतलब एक sort of application wherein he wants that he should be heard, मतलब before deciding. अगर कोई अपील फाइल करेगा, एप्लीकेशन फाइल करेगा, उसके पहले वो फाइल करे, उसको वो प्रोसीडिंग्स मिलेगा आफ्टर फाइलिंग, सो दैट वो प्रॉपर हियरिंग होगा उसका. इन दैट हियरिंग ही शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी. दैट्स व्हाई ऑन लॉजिंग द कैविएट, the secured creditor who lodged the caveat has to serve notice of caveat on the person by whom the application is expected or has been made. ये उस पर सर्विस होगा this caveat. और the concerned court, tribunal, high court shall serve a notice of application or appeal filed by the applicant or appellant on the caveat. It means उसको उसकी सूचना दी जाएगी, और जब उसकी सूचना उसको मिलेगी that yes he filed it and then he is required to furnish where a notice of caveat has been served on the applicant or appellant, one who is going to file. If he has been served before that look XYZ should also be served with this copies of appeal, then he is required to furnish the caveat or a copy of the application or appeal filed by him along with supporting documents. And periodically also, after that also periodically जो भी compliances रहेंगे, जो भी सर्विस करना पड़ेगा, it remain in force for 90 days. 18C की जब बात करी थी हमने, तो 18C में 17(1) securitization application, 17A application before district judge in certain cases, 18(1) appeal, 18B appeal to high court in certain cases where borrower is residing in Jammu and Kashmir. The constitutional validity of the act अगर हम बात करें तो इसमें एक डिसाइडेड केस है माडिया केमिकल्स लिमिटेड, माडिया केमिकल लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इन दैट द वैलिडिटी ऑफ द एक्ट वाज upheld by the apex court, by the supreme court, except that of section 17(2) of the act, which provided for deposit of 75% of the amount demanded at the time of approaching the DRT, which was declared ultra virus. Article 14 of the Constitution. It was ultra virus, means it was not as per law. Therefore, it was struck down. 17(2) for depositing 75% of the amount. Rest of the provisions were kept as it is valid. DRT is empowered to grant any stay
These are the observations of the Honorable Supreme Court. The requirement of deposit of 75% of amount demanded before disposing an appeal under Section 17 of the Act was an oppressive, onerous, arbitrary condition. Such a condition was invalid and liable to struck down. Rest is allowed. The court upheld the validity of the Act, thereby giving relief to the banking sector. Provisions of this Act not to apply in certain cases. A charge created, agree land पे charge create होगा तो नहीं apply करेगा. The lien on any security given under the Indian Contract Act or the Sales of Goods Act or under any other law in force. A security in aircraft, shipping vessels under Section 3 of Merchant Shipping Act 1958. Conditional sale, hire, purchase, lease where no security interest is created. A right of unpaid seller under Section 47. Asset property exempt under Section 60 of CPC. The security interest of any financial assets not exceeding 1 lakh rupees. 1 लाख के नीचे होगा तो ये अप्लाई नहीं करेगी प्रोविजंस. And where the outstanding amount is less than 20% of the principal amount and interest thereon, तो भी नहीं करेगी ये प्रोविजन, अप्लाई नहीं करेगी. A pledge of movable as defined under Section 172 because pledge में तो goods is already with the person who is the creditor, तो उसके पास ही होता है, तो ये नहीं क्वेश्चन अराइज होता है. This is about so far as the provisions of this act not to apply in certain cases. This is the last thing we have seen as per Section 34. This is with regard to the SURFACE Act.